अभी आप कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 11th में हूँ। आपका एज क्या है? क्योंकि अगर ऑडियंस जानेगी ना तो वो भी थोड़ा शॉक होगी। मेरी एज 16 है। कितना अर्न कर रहे हो? मैं अभी 16 की एज में जरूर ले सकती हूँ हर महीने। ये मुझे तो बहुत वो लग रहा है कि आप स्कूल में हो, ट्यूशन भी जाते हो पढ़ने, साथ साथ क्लाइंट मैनेज करते हो, 16 की एज में इतना तगड़ा कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। आपका पहला पॉडकास्ट है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे ऑडियंस को कि अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हो? अभी तो फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बस उसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल और कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग भी करती हूँ। मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको कंटेंट क्रिएशन में और एडिटिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है? कंटेंट क्रिएशन मैं 7th क्लास से कर रही हूँ, बट वो कोई और निश के ऊपर कर रही थी मैं। एक ब्यूटी चैनल था जब मेरा, ठीक है, उससे मेरे को मतलब वीडियोस बनाना मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने 7 से एक नया चैनल खोला था ब्यूटी के कंटेंट के ऊपर। उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती थी। मैंने करीबन 1-1.5 साल उसके ऊपर अच्छे से वीडियोस बनाई, बट वो ग्रो नहीं हुआ। बट उसके साथ साथ मुझे एडिटिंग करना आ गई, क्योंकि उसकी एडिटिंग में मैं खुद करती थी और उससे ज़्यादा मुझे एडिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। फिर मैंने 1 साल बीच में एडिटिंग सीखी, फिर उसके बाद 10th में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया एडिटिंग का। तो अभी आप कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 11th में हूँ। 11th क्लास में हो? हाँ। और इतना अच्छा कर रहे हो आप। मुझे लगा कि जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, मुझे लगा आप कॉलेज में हो और बहुत अच्छा आपका चल रहा है। तो मेरे माइंड में तो यही था कि आप कॉलेज में हो। तो अभी 11th क्लास में हो और आजकल जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, इवन जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि अपनी लाइफ में करना है क्या। आपको इनिशियली कैसे पता लग गया कि हमको एडिटिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ना है? मेरी जो फैमिली है उसके जो मतलब मेरे भाई है, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन सब चीज़ की और उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इन सब चीज़ों में। क्योंकि औरों का क्या होता है, कभी कोई मेरे फ्रेंड है या वो कुछ करना चाहे, उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं अभी तो पढ़ाई करो, अभी तो आपकी पढ़ाई करने की एज है। तो उनके पेरेंट्स इन सब चीज़ों के लिए मना कर देते हैं। बट मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है स्टार्टिंग से ही। तो कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए आज तक मना नहीं करा। बट मैं उन्हें डिस्कशन करती थी पहले कि ये करना है, फिर उसके बाद। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो एडिटिंग अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, हाँ, तो उसको कुछ पता नहीं होगा कि हाँ वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीखे, आपने कहाँ से सीखा था और क्या सजेशन दोगे अगर कोई बिगिनर है जो स्टार्ट करना चाहता है वीडियो एडिटिंग का जर्नी? मेरे हिसाब से उसे स्टार्टिंग में तो यूट्यूब से ही सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ज़्यादातर एडिटिंग यूट्यूब से ही सीखी है। यूट्यूब पे जो कोई ट्यूटोरियल्स, चैनल अगर बताना चाहो? GFX मेंटोर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर को पता होगा कि जो एडिटर है। अभी तक जो भी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, सारे लोग GFX मेंटोर ही बता रहे हैं। वो है ही, वो इतना अच्छा चल रहा है। उनकी अभी रिसेंट में मैं आदित्य के साथ कर रहा था, वो भी GFX मेंटोर ही बताया कि GFX मेंटोर के साथ जो प्रीमियर प्रो वाली प्लेलिस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप स्टार्टिंग से भी उसको देखोगे ना, तो आपको एडिटिंग में काफ़ी कुछ आ जाएगा। बट ये नहीं कि आप सिर्फ ट्यूटोरियल देख रहे हो, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। आप ट्यूटोरियल भी देखो, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करो। अगर सिर्फ ट्यूटोरियल देखते रहोगे और आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमें आ गया, बट आपने तो प्रैक्टिस करी ही नहीं ना अभी तक, आपको पता कैसे चलेगा? तो साथ साथ ट्यूटोरियल देखो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। ओके। अगर वीडियो एडिटिंग आपको क्या लगता है कितने महीने में हम सीख सकते हैं, अगर स्टार्ट से, जिसको कुछ पता नहीं है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप एडिटिंग करते करते ही सीखते हो। मतलब जैसे आपने ट्यूटोरियल वॉच करे, एडिटिंग करी, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आती रहती है जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो। जैसे आप क्लाइंट के साथ काम करोगे तो उनका फीडबैक देते हैं ना क्लाइंट आपको, वो बिगनर के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बिगनर फीडबैक नहीं लेगा तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा अपने आप को। अगर वो फीडबैक नहीं लेगा कि उसकी एडिटिंग कैसी है और अगली वीडियो में उसकी क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो जब तक वो फीडबैक नहीं लेगा, जब तक वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ओके। मुझे जहाँ तक याद है, जब मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था, मुझे भी इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट किए थे। तो 1 महीने ना एक कमरे में थे और पूरा एडिटिंग सीख गए। मतलब कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था उस समय। 1 महीने एक कमरे में बंद हैं और पूरा एडिटिंग हम सीख गए। हमें उसके बाद ना कुछ बनाने लगा कि चलो कुछ आ गया, फिर इंटर्नशिप लग गया। और एडिटिंग में ये भी होता है ना कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपको एडिटिंग सीख लोगे आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना ये है ना कि अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो, तो अगर आपके अंदर वो एक चुल होता है ना
अगर वो आ रहा है ना, तब आप एडिटिंग की फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। आप मानते हो इस बात को? कि हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो तुम उसे और इन्जॉय करके सीख सकते हो। अगर तुम्हें उसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज मुझसे कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि वीडियो बनाओ, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊंगी। अगर मेरे को खुद इंटरेस्ट आता है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ कि हाँ चलो आज तो शूट करना है, तो मुझे खुद इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। तो जिसको जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आता है ना, वो उसको और ज़्यादा अच्छी तरह करता है। ओके, आजकल के जो यूथ है, जेन जी जैसे बोलते हैं, वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन रात रील पे हैं। हाँ, तो आपको कैसा लगा कि यार मुझे कुछ क्रिएट करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे क्रिएट करना चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करता ना। हम क्लास 11th में हैं, आपकी फैमिली भी अलाउ कर रही है, फिर भी बहुत लोग लेजी होते हैं, उनको नहीं लगता है कि यार क्यों ही करना है, छोड़ो यार, सब कुछ तो मिल ही रहा है। जैसे 11th-12th वाले के माइंड में यही होता है। तो आपको मतलब कुछ कैसे आया कि कुछ हटके करते हैं, या मतलब मैंने बताया ना कि मुझे स्टार्टिंग से ही उसमें इंटरेस्ट है। मतलब रील्स भी ऐसे नहीं कि मैं रील्स नहीं देखती, मैं भी रील्स देखती रहती हूँ, बट हाँ जब प्रायोरिटी होती है, मतलब सुबह उठ के अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि पहले ये अभी टास्क स्कूल करने जाते हो हैं। आप? हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, बट मैं ना अभी संडे, कौन सा स्ट्रीम है आपका? मेरे पास कॉमर्स। ओके ओके, हाँ, ठीक है। मैं सिर्फ पेपर्स के टाइम स्कूल जाती हूँ। थोड़ा पेपर सा स्टडी वगैरह के बारे में बताओ आप, कि कैसा चल रहा है पढ़ाई कैसे तो मैनेज करते हो? सब सही चल रही है, मेरी तो ट्यूशन वगैरह लगी हुई है ना, तो वहाँ से कवर अप हो जाता है। बाकी स्कूल मैं सिर्फ जब एग्ज़ाम होते हैं जब जाती हूँ बस। ओके यार, ये मुझे तो बहुत वो लग रहा है कि आप स्कूल में हो, हाँ। ट्यूशन भी जाते हो पढ़ने, साथ साथ क्लाइंट मैनेज करते हो, ये सब चीजें सुनकर वो बच्चे करते हैं ना, एक रात पहले पढ़ते हैं, वही पढ़ती हूँ मैं। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अपने स्किल्स को जैसे इम्प्रूव कर लिए, अब हमें क्लाइंट चाहिए, तो आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था? और हमारे ऑडियंस को बताओ कि अगर किसी को क्लाइंट चाहिए तो फर्स्ट क्लाइंट वो कैसे ले? फर्स्ट क्लाइंट के लिए मेरे पास ना एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ठीक है, बट वो पता नहीं कहाँ से आया था, बट वो मेरे पास था। उसके अंदर ना क्लाइंट्स अपनी डिटेल्स वगैरह भेजते रहते थे, जैसे डिस्कॉर्ड पे नहीं होता कि अपने क्लाइंट्स ये भेज देते हैं, इतना बजट है आपका। मेरी पहली वीडियो मैंने एडिट करी थी 50 रुपए में। ओके, हाँ, तो किस टाइप का वीडियो था? वो टॉकिंग हेड वीडियो था। ओके। फिर मैंने उनकी एडिट करी, और एक दो बार तो मेरे साथ ऐसे भी हुआ था कि मतलब मैंने वीडियो दी उन्हें एडिट करके और उन्होंने पेमेंट नहीं दी। होता है ये हाँ। एडिटिंग, और स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं चलता है कि आप समझ ही नहीं आता कि पैसे कैसे ले, अगर कोई क्लाइंट नहीं देता है तो। पहले तो ये था, मतलब वो 50 रुपए में दे रहे हैं ना कि हाँ भाई ये तो बहुत सही है। हाँ। और फिर बाद में ये मुझे चला कब की कि बात है? ये मेरी जब मैंने एडिटिंग सीख रही थी ना, ये उसी के बीच का क्लाइंट था। ओके। हाँ, सीखने के बाद जब कंटेंट बनाया, फिर तो क्लाइंट मेरे इंस्टाग्राम, मेरे पोर्टफोलियो, इन सब से आने लग गए। जब मैंने पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया था ना, उस टाइम का क्लाइंट था वो मेरा। ओके, आपका जो कंटेंट क्रिएशन वाला जर्नी है, और जो इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएशन वाला जर्नी है, और एडिटिंग वाला, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ? हाँ, Okay. लास्ट ईयर में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं सब कुछ सीख रही थी और ये सब था। फिर वो ब्यूटी वाला चैनल था, उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ था। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल एडिटिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, पोर्टफोलियो, हाँ, उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे? उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अगर ताकि हमें बढ़िया से बढ़िया क्लाइंट मिल सके? डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एक तो मतलब अपना खुद की वेबसाइट बना लो, बट वो पेड होती है, कुछ लोग नहीं बनाते। एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग ना पोर्टफोलियो अपना ड्राइव पे बना देते हैं, और ड्राइव पे बनाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा वीडियोस डाल देते हैं पोर्टफोलियो के अंदर कि क्लाइंट वो देखे ही ना। ठीक है, इतनी सारी वीडियोस डाल देंगे, मतलब क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता। क्लाइंट बस आपकी 4-5 वीडियोस देखता है स्टार्टिंग की, वो आपको जज कर लेता है कि आपकी एडिटिंग कैसी है। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूँगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने भी फेस किया है, फिर मैंने अपनी धीरे धीरे खुद पोर्टफोलियो के अंदर वीडियोस कम कर दी थी। ठीक है, अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अपना जितनी भी आप एडिट्स कर रहे हो, उसके अंदर जो बेस्ट वर्क है ना, वही अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालो। जैसे आपका 5 वीडियो आपकी बेस्ट है, ठीक है, उसको और कैटेगरी वाइज, जैसे टॉकिंग हेड वीडियोज़ है, ये मैंने एडिट करी है, वॉइस ओवर की वीडियोज़ है, ये मैंने एडिट करी है, ऐसे सीक्वेंस वाइज एडिट कर रहे हो, वैसे पोर्टफोलियो बना सकते हो। ओके, मैं खुद भी अगर हायरिंग करता हूँ ना, तो जो भी ड्राइव वाला होता है ना, सबसे पहले मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे बकवास मुझे वही लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है वो बहुत ज़्यादा। एक बंदा था, उसको क्या किया कि मैं देखा,
उसका मैं देखा कि वहाँ पर रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब बताओ मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर मैं उसको देख पाऊंगा। वही तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा अपनी जो रिक्वेस्ट होती है ना वो ऑल करके रखो कि सब देख सके। आपके क्लाइंट को भेज रहे हो तो वो देख सके, ये नहीं कि आप क्लाइंट को भेज रहे हो फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो तुम एक्सेप्ट करोगे, फिर वो देखेगा तुम्हारी वीडियोस। ठीक है, अपने वर्क को शोकेस कैसे करें? सबसे पहले तो पोर्टफोलियो बनाओ अपना, ठीक है, या फिर आप लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो। लिंक्डइन पे क्या करो, आप पहले क्लाइंट से परमिशन लो कि आपकी वीडियो हम पोस्ट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। फिर लोगों से राय लो कि इसके अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और आप मुझे 10 में से कितना रेट करोगे इस प्रोजेक्ट को लेकर। या आप इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं कि वो शाय होते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। माई कैनवा साइड है, उसके ऊपर फ्री पोर्टफोलियो बनता है, वेबसाइट जैसा लगता है, ठीक है, उस पे पोर्टफोलियो बना सकते हो ड्राइव के अलावा, क्योंकि ड्राइव तो काफी अजीब लगता है। जैसे फाइवर यूज करते हो आप? नहीं, मैं फाइवर यूज नहीं करती। फिर क्लाइंट को पिच कैसे करते हो? मेरे तो मतलब इंस्टाग्राम से ही आ जाते हैं। ओके, अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है, एकदम बिगिनर है, तो उसके पास तो कुछ शो करने के लिए होगा नहीं, तो उसको क्लाइंट कैसे मिलेंगे? वो डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि डिस्कॉर्ड ग्रुप पे भी ना क्लाइंट अपने बजट ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ से जो भी आपका बजट बैठ रहा है वहाँ से आप क्लाइंट लेके उनके साथ काम कर सकते हो। अगर कोई बंदा है उसे स्किल वगैरह सब कुछ स्किल्स वगैरह आ गया, बिल्ड कर लिया, अब उसको लग रहा है कॉन्फिडेंस हो गया, अब उसको हाई टिकट की तरफ जाना है कि हो गया, छोटे क्लाइंट के साथ बहुत वर्क कर लिया, अब उसको पैसा कमाना है। वैसे तो आप मेल लिखो। मेल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना वो काफ़ी बिजी होते हैं, वो आपकी मेल नहीं देखेंगे, ज़्यादातर उनके मैनेजर ही देखते हैं, ठीक है। आप जैसे आप अपने सब्जेक्ट पे ऐसे लिख सकते हो कि योर यूट्यूब चैनल नीड दिस, तो क्लिक थ्रू रेट हो गया कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल को इसकी नीड है, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है वो देखेगा खोल के, ठीक है। स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दे दो हल्का सा, मतलब 2 लाइन का बस। फिर उसके बाद बताओ अपनी सर्विसेज के बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हो एडिटिंग के अंदर, अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करो। आप उनके लिए क्या, मतलब जो पुराना एडिटर नहीं कर रहा है आपका, जो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे क्यों हायर कर रहे हो, यही सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम वगैरह पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अलाउ ही नहीं करते हैं, और खासकर जो गर्ल्स होती है उनको तो और अलाउ नहीं करते हैं। लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें नहीं करो, और इसलिए अलाउ नहीं करते ना, उनको लगता है ना क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे वो ऑलरेडी देख रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो आजकल चल रहा है जो छपरी वाला जो वीडियो इसलिए भी अलाउ नहीं करते। तो आपको अगर आप कोई सजेशन देना चाहो या क्या बताना चाहोगे, आप अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है? आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए क्या उनसे पूछते हो कि मैं रील चला सकता हूँ? नहीं पूछते ना, वो मतलब रील चलाना भी तो बुरी चीज़ है ना, ठीक है। तो आप उसके लिए पेरेंट्स से नहीं पूछ ले, कोई अच्छी चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स से राह ले रहे हो, राह लो, बट ये इन द सेंस उनको समझाओ कि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट बनाऊंगी, उससे ऐसे ऐसे होगा, क्लाइंट्स आएंगे मेरे पास, तो आप उनको अच्छे से कन्विंस करो। और मैं साथ में अपनी स्टडीज़ भी मैनेज करूँगी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के वीडियोस बनाओगे तो फिर तो ऑफकोर्स ही बात है पेरेंट्स मना ही कर देंगे। अगर आप साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी मैनेज कर सकते हो, अपना कंटेंट भी मैनेज कर सकते हो, तो साथ में बना सकते हो आप। बिल्कुल, मेरा भी मानना है ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी लड़के से या लड़की से प्यार भी करते हो ना, तो वो आप अपने पेरेंट्स को थोड़ी बताते हो, वही चुपके से जाके उसको बोलते हो, और तो अपने जो काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें बुरी चीज के लिए आप पेरेंट्स से नहीं पूछ रहे, अच्छी चीज के लिए पूछ रहे हो, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके लिए तो आप कर सकते हो। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, वो वाली सीन हो जाती है। और आपके पास ये सब बनाने के बाद एक्सपीरियंस भी आ जाता है काफ़ी अच्छा। जैसे मैंने पीछे कंटेंट बनाया था ब्यूटी का, उसके बाद मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कैमरे को फेस करने का कि हाँ भाई मैं तो बोल सकती हूँ कैमरे के सामने। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा एक और चैनल अपना इसी का, और ये चल गया, वो नहीं चला। लोगों को बस ये चैनल दिखता है, पीछे वाली स्टोरीज नहीं दिखती। ये बात तो है, लेकिन वैसे खासकर ऐसे पूछा जाता है, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि लड़की का एज नहीं पूछा जाता, नहीं पूछना चाहिए, अक्सर नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहो कि आपका एज क्या है, क्योंकि यार 11th क्लास में हो और इतना अच्छा कर रहे हो, तो आपका एज क्या है, क्योंकि अगर ऑडियंस जानेगी ना तो वो भी थोड़ा शौक होगी कि ये बढ़िया है। मेरी एज 16 है। 16 के एज में इतना तगड़ा कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिए, ठीक है, हम पैसा भी अर्न अच्छा कमा रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
सिर्फ आपको एडिटिंग में ही रहना है कि आप अगर नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करना चाहोगे? अभी तो मैं चीज़ें ना एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें एडिटिंग के अंदर ही, जैसे एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, ठीक है, मेरे को फिल्म मेकिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है Okay. कि ये फिल्में कैसे शूट होती है, ये लाइटिंग, कैमरा एंगल, तो अभी तो मैं खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ें कि कैसे क्या एडिटिंग के अंदर भी, जैसे जो मूवी शूट होती है, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं अभी देखूंगी कि मेरे को क्या करना है। फिलहाल तो मैं अभी एडिटिंग ही करूँगी और अपना खुद का कंटेंट शूट। ओके, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? मैं ज़्यादातर तो अब मैं अडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ करती हूँ। बाकी कुछ लोग होते हैं जो अडोबी प्रीमियर प्रो का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, तो उनके लिए अच्छा सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, डेविंची रिजॉल्व, क्योंकि वो एक मार्केट भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मार्केट में भी काफ़ी अच्छा है, और वो एक फ्री भी सॉफ्टवेयर है। तो एज अ फ्री लेकर आप डेविंची रिजॉल्व को यूज़ कर सकते हो। ओके, बहुत सारे जो एडिटर है वो मोबाइल से एडिट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? स्टार्टिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, या उनको पीसी पे ही शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, मैंने खुद अपना एडिटिंग सबसे पहले जो मैंने बताया वो कंटेंट स्टार्ट किया था, तो मैंने खुद फ़ोन से ही एडिट करना स्टार्ट किया था। फ़ोन से मैंने एडिट किया इन शॉट पे, देन मैं काइंड मास्टर पे गई, फिर उसके बाद कैपकट पे गई, फिर मैंने पीसी लिया, फिर उसके बाद अडोबी प्रीमियर प्रो, ठीक है। मैं जो फ़ोन से एडिट करते हैं उनके लिए आप कैपकट यूज़ कर सकते हो। अपने अपने एडिटिंग स्टाइल को कैसे बिल्ड करें, क्योंकि हर एक एडिटर का एक अपना स्टाइल होता है, तो वो कैसे बिल्ड होता है और कब से बिल्ड करना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग में तो यार एडिटिंग ही सीख ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। एडिटिंग स्टाइल आप कैसे सीख सकते हो, जैसे वो जो मिस्टर बीस्ट है, ठीक है, उनका एक अलग एडिटिंग स्टाइल है, ठीक है, टेक्स्ट भी अलग आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अलग है। उनका टेक्स्ट देखने पे ही लग जाता है कि अच्छा इनका अलग ही टेक्स्ट आ रहा है, इनका ही वीडियो है। इनकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ना इनके और अली अफ्तार, ठीक है, इन सब के पहले स्टार्टिंग के अंदर इनके स्टाइल ट्राई कर सकते हो कि पहले एक बार इसका करके देख लिया, एक बार इसका करके देख लिया, फिर जब आप सबके स्टाइल ट्राई कर लोगे ना, फिर उसके बाद खुद का स्टाइल बिल्ड हो जाएगा आपका धीरे धीरे करके। क्योंकि पहले एडिटिंग करते करते आप दूसरों के स्टाइल को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप खुद एडिटिंग सीख रहे हो, ठीक है, अब करते करते आपका खुद का स्टाइल बिल्ड हो जाएगा कि आपको खुद को कैसे एडिटिंग करनी है, क्योंकि लोग ना पहचान जाते हैं कि भाई या तो इसने करी है एडिटिंग। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे वीडियो एडिटर को एडिटिंग नहीं आती है, किसी और का वीडियो चुरा लेते हैं और डाल देते हैं और अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। पोर्टफोलियो में डाल देते तो हैं। जब भी ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो पहले 15 सेकंड या 30 सेकंड का सैंपल बनवाते हैं कि आप अपने एक बार ये दिखा लॉन्ग दो। टर्म के लिए सही नहीं है वैसे, क्योंकि आप किसी और का पोर्टफोलियो मतलब कि वीडियो चुरा रहे हो, आप डाल रहे हो अपने में, तो उसके आप थोड़ी को रो रहे हो। वो तो है ही, लोगों को पता नहीं है ना, कि लोगों को इसके डिसएडवांटेज नहीं पता। उनको लग रहा है कि हम दूसरों की कॉपी करेंगे, उनकी वीडियोस डाल देंगे तो हमारे पास क्लाइंट आ जाएंगे। आप उतना सफिशिएंट क्लाइंट को दे ही नहीं पा रहे हो एडिटिंग, आपको दूसरों की वीडियोस डालनी पड़ रही है अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, कोल्ड ईमेल कैसे लिखे जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो? कोल्ड ईमेल का ना एक 3 स्टेप का तरीका होता है, बाकी मुझे जैसा लगता है, मैं लोगों को लिखती हूँ जो सबसे पहले आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको इतना ज़्यादा आई कैचिंग बना दो कि वो जो पर्सन होगा वो उस पर क्लिक करेगा। जैसे यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल नीड दिस, तुम्हारे यूट्यूब चैनल को इसकी ज़रूरत है, ठीक है, सबसे पहले उसने वो खोलेगा कि क्या ज़रूरत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं कि अपनी पूरी कहानी लिख के बैठ रहे हो उसके अंदर, ठीक है, हाँ, पूरा बता दिया क्लाइंट को। बताओ जब आपका रिलेशन अच्छी तरह बिल्ड हो जाए ना उस क्लाइंट के साथ, जब अपने बारे में शेयर करो, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दिया। फिर उसकी मिस्टेक लिखो कि आपका पुराना वाला एडिटर ये मिस्टेक कर रहा है, इफ़ आप मेरे को लेते हो तो मैं आपकी ये वाली मिस्टेक ठीक कर सकता हूँ और इससे आपके चैनल पे और ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है, आपकी वीडियोस और ज़्यादा इंगेजिंग बनेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद आप अपना पोर्टफोलियो अटैच करो। वही ड्राइव की लिंक मत करना कि वो एक्सेस मांगे फिर आप दो उसे, ठीक है, एक्सेस देना पहले क्लाइंट को, फिर मतलब अच्छे से ड्राइव की, अगर आप ड्राइव पे बना रहे हो और पोर्टफोलियो के अंदर कम वीडियोज़, ठीक है, अपनी से बेस्ट वर्क को दिखाना है, फिर लास्ट में क्लाइंट को भेज देनी है। ओके, आजकल के जो फ्रीलांसर है वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो नए फ्रीलांसर हैं जो अभी अभी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं? फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक कर रहे हैं अपनी, मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने अभी तक फ्रीलांसर्स को देखा है, कि वो लोग ना सबसे पहले प्राइस का डिस्कशन कर लेते हैं क्लाइंट से कि आप बताओ इसका बजट क्या होगा, ठीक है,
ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि आप क्लाइंट के काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने प्राइस को लेके इंटरेस्टेड हो कि भाई क्लाइंट मुझे कितना देगा। आप उसका काम नहीं देख रहे वो हमें काम दे रहा है क्या दे रहा है, आप बस प्राइस में इंटरेस्टेड हो कि वो हमें कितना देगा कितना नहीं देगा। इनिशियल में नहीं देखना चाहिए। हाँ, इनिशियल में नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले आप उसके काम को अच्छे से समझो, क्लाइंट से अच्छे से बात करो। जो भी मिस्टेक जा रही है ना कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्लाइंट को कैसा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, उस टेक्स्ट को अच्छे से करो। क्लाइंट से पूछो आपको हिंदी फॉन्ट चाहिए, इंग्लिश फॉन्ट चाहिए, ये वाला इफेक्ट कैसे चाहिए, मतलब उसका जैसे स्टाइल है ना क्लाइंट का, एक बार डिस्कशन कर लो। क्योंकि फिर क्या होता है वो बाद में ना फिर री-एडिट के लिए वही चीज़ होती है जो कॉल पे हो रही होती है। आप ध्यान से सुनते नहीं उस बात को और क्लाइंट वही चीज़ें री-एडिट पे बोल देता है कि आप री-एडिट करो। मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो री-एडिट बोले, और री-एडिट कह भी रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और फिर प्रोजेक्ट देने के बाद फिर उसे ऐसे पोलाइटली बोलो कि हम प्राइस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे तो वो क्लाइंट खुद ही आगे से बोलेगा आपको। अगर क्लाइंट भूल भी रहा है तो फिर आप क्लाइंट से पूछो कि हम अब प्राइस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लो बजट क्लाइंट आता है स्टार्टिंग वाले फेज में और आपसे बहुत काम करवा रहा है, तो आप तो स्टार्टिंग में सीखने के पर्पज से कर सकते हो कि चलो ठीक है मैं सीख रहा हूँ अभी, लेकिन कितना दिन तक करोगे? एक टाइम होगा, उसके बाद उससे कैसे डील करोगे? इनिशियल फेज पे आप लो बजट क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस टाइम क्लाइंट तो है नहीं, ठीक है। जो क्लाइंट आ रहे हैं आप उनके साथ काम करो, क्योंकि उससे आपका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपका खुद का स्टाइल भी बिल्ड होता रहेगा। लो बजट क्लाइंट, जब आपके पास हाई बजट क्लाइंट आने चालू हो जाए, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है एंड वो मेरे को काफ़ी कम पे कर रहा है मेरी स्किल्स के हिसाब से, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आप हाई बजट क्लाइंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि हाई बजट क्लाइंट आपको अच्छा भी पे कर रहा है और जितनी आपकी स्किल है उसके हिसाब से भी पे कर रहा है। लो बजट क्लाइंट, और जब आप क्लाइंट को इनिशियल बेसिस पे ग्रो करोगे, और वो हो सकता है अभी क्लाइंट का तो बजट कम है और आगे जाके जब वो ग्रो हो जाएगा उसका बजट ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है वो क्लाइंट आपको आगे जाके हाई पे करना स्टार्ट कर दे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लाइंट की ना एक्सेल बना सकते हो, ठीक है। आप क्लाइंट के नाम वगैरह लिख दो, नंबर वगैरह लिख दो, कभी आपको वो दोबारा रीच करेगा तो आप उससे ज़्यादा पैसे मांग सकते हो अपनी स्किल्स के हिसाब से। राइट। अभी आपके पास ये बता सकते हो कि अभी फिलहाल कितने क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो आप? मैं तो अभी 2-3 रेगुलर है मेरे पास, बाकी अभी मेरे पास सपोज मेरे पास काम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो मेरी खुद की एक टीम है जिससे मैं करवाती हूँ काम, ठीक है। वैसे तो मैं खुद ही करती हूँ सारे काम, बट कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसका जल्दी करना पड़ेगा तो मैं अपने एडिटर को दे देती हूँ, वो मुझे करके दे देता है। लेकिन बहुत समय ऐसा भी होता है ना कि अगर आपकी टीम वर्क कर रही है तो हो सकता है कि आपका, जैसे मेरे साथ आदित्य आया था पॉडकास्ट में, वो बोलता है कि मैं अपने टीम से किसी से करवा दूँ तो कोई मेरा वीडियो एडिट पसंद ही नहीं करता, अगर मैं करके दूँ तभी वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको लग जाता है कि ये ना खुद नहीं किया है। तो उससे आप कैसे डील करते हो? जैसे मान लो कोई अगर क्लाइंट है बोलेगा कि नहीं ये आप खुद करके दो। जैसे क्लाइंट का एक स्टाइल होता है, क्लाइंट को भी एक स्टाइल में चाहिए होता है, जिस क्लाइंट को जोन से स्टाइल में चाहिए ना, मैं वही, मतलब मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी ज़्यादा एडिटर है मेरे पास, मैं उसी स्टाइल में एक एडिटर को देखती हूँ कि वो उस स्टाइल में करेगा। मैं पूरी क्लाइंट की डिटेल्स बताती हूँ, ऐसे ये रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की 4-5, और ये अगर आप कर सकते हो तो आप मुझे बता दो, तो फिर मैं उसे क्लाइंट का काम दे देती हूँ कि आप ऐसे करो, क्लाइंट के स्टाइल के हिसाब से एडिटर को दे देती हूँ। ओके, कितनी लोगों की टीम है अभी? मेरे पास ज़्यादातर ना फ्रीलांसर्स ही है जो खुद ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैंने फ्रीलांसर बेसिस पे हायर कर रखे हैं, और बाकी 2 इंटर्न है मेरे पास जो मेरे साथ काम करते हैं। अभी आप अपनी टीम को कितना पे कर रहे हो? जो फ्रीलांसर्स होते हैं मैं उसका 70-80% पे करती हूँ उन्हें, और जो इंटर्न होते हैं उन्हें 40-50%, क्योंकि उनको सब कुछ बताना पड़ता है क्लाइंट के बारे में, और एक मैनेजर है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, क्योंकि उन इंटर्न्स को ना सब कुछ सिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करना है, आपको ये करना है, फिर वो बाद में जाके मेरे ही फ्रीलांसर बन जाते हैं। वीडियो एडिटिंग में पोटेंशियल है? वो वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी लोगों का क्या है, हर घर में एक ना एक कंटेंट क्रिएटर है ही, हर ना कोई कंटेंट बना ही रहा है, ठीक है, एडिटर चाहिए, और उसको एडिटर चाहिए। बिना एडिटर का काम होगा ही नहीं, या तो वो खुद सीख ले और वो खुद, उसके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, या फिर वो कोई एडिटर हायर कर लेगा। तो एडिटर्स में अभी तो पोटेंशियल है काफ़ी। अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि आप अभी फिलहाल कितना अर्न कर रहे हो? मैं अभी 16 की एज में एक आईफोन ज़रूर ले सकती हूँ। हर महीने? हाँ, हर महीने। भाई ये जो हमारी ऑडियंस देख रही है, एक आईफोन
एडिटिंग की मदद से तुम ले सकते हो, और वो भी 16 के एज में, जो 11th क्लास में पढ़ रही है भाई। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे डिसाइड करते हो कि 1 मिनट वीडियो एडिटिंग का कितना चार्ज करोगे? डिपेंड करता है वो वीडियो पे कि आप एक टॉकिंग हेड वीडियो, ठीक है, 2 तरह के आप चार्जेस डिसाइड कर सकते हो, पर मिनट के हिसाब से, या तो एक काउंट डाउन भी होता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसी एडिटिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो वो तो फिर अनफेयर हो जाएगा। कोई मान लो वीडियो एडिटर है, वो 2 दिन में कर रहा है फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। पता लग 5 दिन बोला, 5 दिन से मेरा एडिटिंग चल रहा है। सबसे बढ़िया आप पर मिनट किसी को फिर पॉडकास्ट देखो तो 1 महीना बाद देगा, बोलेगा 1 महीना का पैसा दो। सबसे बढ़िया आप पर मिनट के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आप पर मिनट का एक एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हो, और लॉन्ग वीडियो 10 मिनट की है तो उसे 10 से इंटू कर दो, आप इतना चार्ज कर सकते हो लॉन्ग वीडियो का। मतलब आप चार्ज कर रहे हो ज़्यादा अमाउंट क्लाइंट से, और आप उतनी एडिटिंग प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, तो क्लाइंट आपको क्यों देगा इतने पैसे? वो आपको नहीं देगा फिर। लेकिन मेरा मानना ये है, इनिशियल में आप हो ना, तो आप सबसे पहले क्लाइंट से पूछो कि भाई आपका बजट क्या है, ठीक है। क्लाइंट बोलता है कि मेरा बजट ना 2000 है, ठीक है, मान लिए कि 2000 उसका बजट है। लॉन्ग वीडियो का? नहीं, शॉर्ट्स वीडियो का 2000 है, और उसको 2 वीडियो करवाना है। अगर आपके बजट में फिट है तो करो, नहीं फिट है तो नहीं करो। बट इनिशियल पे ना आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है आप कर लो, क्योंकि इससे आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा। बट ये नहीं कि आपको वो 500 रुपये मांग रहे हैं तो आप 500 में कर रहे हो। हाँ। ये नहीं, बट आगे जाके आप अपना खुद का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि आपको शॉर्ट वीडियो का इतना अमाउंट चार्ज करना है, एंड लॉन्ग वीडियो का आपको इतना अमाउंट चार्ज करना है। ओके, पॉडकास्ट का अलग एडिटिंग का चार्ज होता है? हाँ, वो स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टॉकिंग हेड वीडियो होती है, वॉइस ओवर वीडियो होती है, पॉडकास्ट की वीडियोस होती है। जब भी तो पोर्टफोलियो के अंदर आप डिवाइड करके रखो कि आप कौन कौन सी स्टाइल की एडिटिंग कर सकते हो। ओके, तो एडिटिंग के अलावा भी कोई सोर्स है जिससे आप अर्न कर रहे हो अभी? कंटेंट क्रिएशन से अभी अर्निंग नहीं हो रही है मेरी। नहीं, सिर्फ मैं अभी तो क्लाइंट के उस काम से ही अर्निंग कर रही हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं आता? हाँ, स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है। हाँ, अभी मेरी इनिशियली आई थी स्पॉन्सरशिप। कितना पे किए थे? एक्स अमाउंट पे करे थे उन्होंने। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बिल्ड करें? इस एज में क्लाइंट से बात भी करना होता है, उसको मैनेज भी करना है, उससे डील भी करना है। तो इनिशियली में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बिल्ड करें क्लाइंट के लिए? मेरा जो होता है, पहले तो मैं चैट वगैरह करती थी क्लाइंट से, मीटिंग वगैरह नहीं करती थी, क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था पहले मेरा, ठीक है। अब मैं मीटिंग करने लगी ऑनलाइन, मतलब गूगल मीट पर, तो फेस टू फेस मैं मीटिंग करती हूँ क्लाइंट से। कुछ स्टेप्स होते हैं वो जो आप देख सकते हो कि आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक्ट करना है कॉन्फिडेंटली क्लाइंट के सामने। चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हो, कैसे ही बात कर रहे हो, आपको एक्ट करना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली, कि आप अपनी स्किल को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो, आप अपने प्राइस को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो। आप जितना एक्स अमाउंट उनसे चार्ज कर रहे हो, आप उतनी सफिशिएंट उन्हें एडिटिंग करके दे रहे हो। तो ये सब काफ़ी अच्छी तरह करना पड़ेगा क्लाइंट के सामने। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी स्किल को लेकर, तो क्लाइंट ना वो क्या करता है कि आपके प्राइस कम कर देता है कि आप इतना अमाउंट चार्ज कर लो। हमारा पहले वाला एडिटर तो इतना चार्ज करता था बस। ओके, और कोई वीडियो वगैरह रिकमेंड करना चाहोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करने के लिए ना आपको कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि आपको ना, मतलब आप ये देख सकते हो कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। कुछ ना स्टेप्स होते हैं कि आपको क्लाइंट से क्या क्या पूछना पड़ता है स्टार्टिंग में। क्या सबसे पहले आप क्लाइंट के हाय हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लाइंट की जो वीडियोज़ है उसके बारे में समझो, ठीक है। समझने के बाद आप लास्ट में, ठीक है, आप डेडलाइन वगैरह को अच्छे से डिसाइड कर लो। और जो भी डेडलाइन आप क्लाइंट को दे रहे हो ना, कि आप 11 तारीख को आप उसको वीडियो प्रोवाइड कर दोगे, तो 11 तारीख से पहले उसको वीडियो प्रोवाइड कर दो। इससे ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट के ऊपर कि हाँ, ये तो मुझे डिले लाइन से पहले प्रोवाइड कर रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो डिले लाइन के बाद देते हैं, ये लो इतने बजे, और वो तो क्लाइंट का कॉल भी नहीं उठाते कि अभी तो मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई, अब मैं क्लाइंट का कॉल नहीं उठा रहा कि वो मुझे क्या बोलेगा क्या नहीं, वो फेस नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। तो जो डिले लाइन वो बोल रहा है ना, उससे पहले प्रोवाइड कर दो क्लाइंट को।
काफ़ी बिल्कुल। अच्छा इंप्रेशन जाता है क्लाइंट के ऊपर और वो आगे आपसे काम कराता है। बिल्कुल, आप अगर मैसेज वगैरह का रिप्लाई टाइमली करते हो ना, तो लगता है कि सामने वाला भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे वर्क को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा वो बिल्कुल भी मेरे वर्क को, क्योंकि क्लाइंट का क्या होता है, उसको ना इस टाइम पर पोस्ट करना होता है, तो उसको वीडियो तो चाहिए और आप उसका ना कॉल का रिप्लाई दे रहे हो ना मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हो, तो क्लाइंट फिर चला जाता है आपके हाथ से कि भाई ये तो मुझे दे नहीं रहा है, मेरी वीडियो का टाइम हो जा रहा है, फिर वो दिक्कत रहती है। इंडियन क्लाइंट के साथ स्पेशली ये सब चीज़ें रहती है। ओके, आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट है? नहीं अभी तो नहीं है, बाकी मैं काम कर चुकी हूँ उनके साथ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब इंडियन क्लाइंट से तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके, कैसे मिले थे इंटरनेशनल क्लाइंट? मैं मेल करके उनको डीएम्स करके। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट था या 2-3 क्लाइंट के साथ वर्क कर चुके हो? मैं 2-3 क्लाइंट के साथ पहले वर्क कर चुकी हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी हुआ है। ओके, उनका पेमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है। हाँ। और वो टाइमली पेमेंट कर देते हो। इंडियन क्लाइंट्स का क्या होता है कि एक बार आप उन्हें बोल दो, पर इंटरनेशनल का क्या होता है वो आपको खुद ही पे कर देते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है उनकी। ओके, फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा चैलेंजेस अभी तक आप क्या फेस की हो? मेरा जो फ्रीलांसिंग का चैलेंजेस थे, सबसे पहले तो मेरे पास पहले लैपटॉप था, जिससे मैंने इनिशियल में ही लिया है पीसी, ठीक है। सबसे पहले मेरे पे लैपटॉप था, बहुत ज़्यादा लैग करता था, उसमें भी मैं प्रीमियर प्रो ही चलाती थी। बहुत ज़्यादा लैगिंग कर रही है, मतलब मैं क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो लैग हुआ जा रहा है बार बार ऑन करके, ठीक है। फिर मीटिंग के टाइम चैलेंजेस थे, अगर मतलब पहले तो मैं चैट्स पे बात करती थी, मीटिंग ले नहीं पाती थी, ठीक है। मतलब सुबह उठते ही चैलेंजेस आ जाते हैं, वो मेरी ईमेल में दिख जाते हैं ना इतने सारे चैलेंजेस कि आज आपको इसका काम करना है, आज आपको इसका काम करना है, तो उठते ही चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और चैलेंजेस लेना कुछ बुरी बात नहीं होती, अगर जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे जब तक आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप पे थोड़ा प्रेशर होगा ना तो आपको मतलब आज अच्छे से ग्रो कर पाते हो। ओके, अभी रिसेंट में आपने पीसी बिल्ड किया, हाँ, कितना इन्वेस्ट कर दिया उसके ऊपर? मैंने पीसी में 2 लाख तक का इन्वेस्ट किया है। पूरा पीसी इतने बजट का पड़ा है। ओके, सुन रहे हो भाई? एडिटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होता है, पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़रूरी होती है। आप नहीं, बहुत लोगों को लगता है ना कि पैसा सिर्फ आए जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आप अगर पैसा कमा रहे हो तो उस पे इन्वेस्ट करोगे तब और ज़्यादा कमा सकते हो। हाँ, वही आप जो कमा रहे हो ना, आप अपनी ही चीज़ों पे इन्वेस्ट करते रहो। जैसे पहले मेरे पास लैपटॉप था, क्या दिक्कत थी, वो बहुत ज़्यादा लैग करता था। मैंने पीसी ले लिया, अब वो लैग नहीं करता, मैं क्लाइंट का काम जल्दी कर सकती हूँ और क्लाइंट का काम कर सकती हूँ, क्योंकि वो होता रहेगा, फिर मैं और क्लाइंट का काम कर सकती हूँ। तो इससे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते, इससे पैसे बढ़ते हैं बल्कि। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए, अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर। ओके, जो आजकल के जो नए नए वीडियो एडिटर आ रहे हैं जो उभरते हुए, वो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि यार कुछ नहीं है इसमें, ये सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं सारे मिलके मुझे ही पागल बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा एडिटर आ चुके हैं। हाँ, मतलब और बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, मतलब कि 2-3 महीने में उनको लगता है कुछ नहीं रखा इस मार्केट में, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो लोग पता है कैसे आते हैं, वो दूसरों को देखकर आते हैं कि भाई एडिटिंग में तो पैसा है, इसलिए जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना उस फील्ड में, जैसे एक चुल होती है ना, आप इस इफेक्ट को सीखना चाहते हो, बस ये इफेक्ट कैसे बना गेमिंग का, ये इफेक्ट कैसे बना, ये साउंड इफेक्ट कहाँ से आया, तो वो आपको सीखना है। और वो होते हैं कि किसी को देख के कि हाँ इस फील्ड में तो पैसा है, आप चले जाते हो। क्योंकि गिव अप वो इसलिए ज़्यादा जल्दी कर देते हैं क्योंकि वो किसी को देख कर आते हैं। अगर आप किसी को देख कर कोई काम कर रहे हो ना, तो आप उसमें जल्दी गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो आएगा नहीं ना उसके अंदर। बिल्कुल, और ये हर फील्ड में सेम है। हर फील्ड में सेम बात होती है। अगर आप किसी को देख कर आ रहे हो कि भाई ये तो स्टॉक मार्केट कर रहा है, मैं भी करूँ, मैं भी अर्निंग कर सकता हूँ, मैं भी एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं भी कंटेंट क्रिएशन, अगर जब तक अंदर से निकल के नहीं आता ना आपकी वो चीज़, जब तक आप गिव अप कर देते हो। लाइक अगर आप एक्टिंग के फील्ड में भी जा रहे हो, हाँ, और लगे कि अरे भाई बंदा तो बहुत पैसा छाप रहा है, मैं फिर जाके तगड़ा छापूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं ना, उसमें स्ट्रगल भी तो बहुत है। कुछ लोग होते हैं पढ़ाई करके भी आगे चले जाते हैं, किसी को पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग होते हैं कि जो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनसे पढ़ाई नहीं होती है। तो जो एडिटर फेल हो जाते हैं ना, उनके लिए 2-3 और क्या सजेशन दोगे? जो मतलब कि एक तो पैसा देख के आते हैं, उनको पैसा देख के नहीं आना चाहिए, हाँ। ठीक है। दूसरा और क्या बताना चाहोगे? आप सबसे पहले तो अपनी कुछ भी सीख रहे हो, या कोडिंग सीख रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो,
आपको सबसे पहले उस स्किल के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप पहले से क्लाइंट के ऊपर ध्यान दे दोगे कि स्किल तो होती रहेगी धीरे धीरे, मैं उसके ऊपर ध्यान दे लेता हूँ पहले क्लाइंट के ऊपर। अगर फिर क्लाइंट का बजट, उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है और आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसे क्लाइंट छूटते जाते हैं। पहले थोड़ा स्किल के ऊपर ध्यान दे लो, ठीक है। वीडियोस देख देख के आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपकी स्किल बिल्ड होगी। सिर्फ वीडियो वॉच करने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज़ की। ओके, एक वीडियो एडिटर है, एक फ्रीलांसर है, उसको सब समझ में आ गया, सब कुछ। फॉर एग्जांपल आप अपना करियर फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, मान लो कि सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर से फिर से स्टार्ट करना चाहते हो एकदम इनिशियल, तो सबसे पहले क्या सीखोगे और अर्निंग के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ये बताओ। मैं सबसे पहले तो एडिटिंग के बेसिक्स सीखूंगी, कि बेसिक्स इन द सेंस कि कट कैसे मारते हैं, ठीक है, वीडियोस के अंदर इफेक्ट्स कैसे करते हैं। और एक वीडियो एडिटर को ग्राफिक डिजाइनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फॉन्ट्स कैसे यूज करने हैं वीडियोस के अंदर। क्योंकि क्लाइंट्स की ना काफी दिक्कत होती है, वो फॉन्ट्स ही अच्छे यूज नहीं कर पाते। देखिए ना, कभी अजीब अजीब से इफेक्ट से आ जाते हैं, बहुत एनोइंग लगते हैं वीडियोस के अंदर। बिल्कुल, एकदम कुछ भी चला देते हैं। हाँ, कुछ भी आ रहा है वीडियो के अंदर। तो काफ़ी अच्छे मतलब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी चाहिए अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो, ठीक है। मतलब इतना नहीं कि आप बहुत कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीख लो, पर बेसिक्स आने चाहिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। फिर आप वीडियो एडिटिंग के ऊपर जाओ, फिर धीरे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना रोल प्ले करता है वीडियो एडिटिंग में? रोल प्ले करता है, मतलब 50% 30% तो करता है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आता है। वीडियोस के अंदर जो फॉन्ट्स आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं, टाइपोग्राफी, ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। आप इससे ना एक एडिटिंग की भी अच्छी कर सकते हो, आपकी एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और एडिटिंग करने के बाद आप धीरे धीरे लोगों को कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपना कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो, कि जो आप काम करते हो वो लोगों को दिखाओ। कहाँ पे? लिंक्डइन पे दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, ठीक है। इन सारे प्लेटफॉर्मों पे अपना काम को शो कर दो, ठीक है। अपने काम को शो करने के बाद वो क्लाइंट देखेगा कि हाँ भाई ये तो एडिटिंग करता है। फिर वो ऐसा होता है कि पहले आप क्लाइंट को रीच करते हो, फिर वो क्लाइंट तुम्हारे पास खुद ही आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल, उसका नेटवर्किंग बिल्ड होने लगता है। हाँ, नेटवर्क बिल्ड होने लगता है। जो इस फील्ड में पहले से ही है ना लोग, जैसे वीडियो एडिटर पहले से ही है, उनसे कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। काफ़ी सारे एडिटर्स हैं, उनके साथ बातचीत करो। इससे आपका कम्युनिकेशन भी बिल्ड होगा, कि उससे आपको पता भी चल जाएगा कि इस वाले क्लाइंट से कैसा अमाउंट चार्ज करना चाहिए। उन्हें फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप फ्रेंड्स से सीखोगे ना तो जल्दी सीख जाते हो। राइट। ओके, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, वो फीडबैक दिया और बहुत ही निगेटिव फीडबैक दिया, उससे कैसे डील करें? बिगनर के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही निगेटिव दिया, उससे फिर अगर वो पर ये नहीं कि आप सारे फीडबैक को सीरियस ले लोगे, ठीक है। ऐसे फीडबैक अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट उन पे ना ध्यान नहीं देना। मतलब नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर और नेगेटिव फीडबैक के ऊपर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और ये ज़रूर डिफरेंस रखो कि वो फीडबैक नेगेटिव दे रहा है या आपकी गलती बता रहा है, ठीक है। अगर वो आपकी गलती बता रहा है तो वो जेन्युइन बात है, उसको आप सुधारो, ठीक है। अगर वो आपको नेगेटिव बोल रहा है कि आपका फेस खराब है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं दिखती, ये आपके कपड़े अच्छे नहीं दिखते, या आपकी चेहरे खराब है, आप वीडियोस में बनाना बंद कर दो, ये सब तो नेगेटिव कमेंट होते हैं। इससे स्टार्टिंग पे बिल्कुल ध्यान मत दो इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर आप इसको इग्नोर करना और आपके पास पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं उसके ऊपर, लोगों का क्या होता है 1% ध्यान उन नेगेटिव कमेंट्स पे चला जाता है ना, वो लगता है कि रहता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप कहीं दिख रहे हो तभी तो लोग कमेंट कर रहे हैं, और आप अगर थोड़ा भी ग्रो करोगे तो लोग कमेंट करेंगे ही करेंगे, और आप ज़्यादा ग्रो करोगे तो ज़्यादा कमेंट करेंगे। वो लोगों का वो होता है ना कि नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। वो जो इतने सारे पॉजिटिव भरे हो ना, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, वो जो नेगेटिव होगा एक उस पर ध्यान जाएगा। ओके, इतने सारे प्रोजेक्ट को अगर मैनेज करना, जैसे मान लो आपके 5 क्लाइंट हैं, एक बार में कैसे हैंडल करोगे उसको? मतलब मेरे पास पूरे क्लाइंट आज ही नहीं आ जाए, मतलब मैं रात में भी काम कर लेती हूँ। क्लाइंट की डिले लाइन है, ठीक है। अब अपने एडिटर को ही नहीं बोल सकते ना रात को टेक्स्ट करके कि भाई कर दियो एडिट मेरी, ठीक है। तो मुझे वो खुद ही करनी पड़ती है, रात में कर लेती हूँ, फिर वो सुबह तक प्रोजेक्ट। मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी जो डिले लाइन दे रहा है ना, उससे पहले तो देना ही है। अगर मैंने डिले लाइन पार कर दी तो एक तो
क्लाइंट को भी बहुत बुरा लगता है कि भाई ये तो मेरी डेली लाइन से पहले दे ही नहीं रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो क्लाइंट चला जाता है। तो आप ऐसा है अपना शेड्यूल बना के रखो कि ये वाला क्लाइंट आ गया, एकदम से लिख लो आपको ये वाला काम करना है, या अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट पहले ही है और आपसे नहीं हो पाएगा, आप किसी फ्रीलांसर को हैंड ओवर कर दो। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रही हूँ चीजें, ठीक है। कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ, आगे? थोड़े बहुत चीजें सोची है, एडिटिंग की फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है। और वैसे मुझे अभी इंटरेस्ट आ रहा है फिल्म मेकिंग के अंदर, ठीक है, और कैमरा शूटिंग और लोगों के पॉडकास्ट को शूट करना, ठीक है। तो कंटेंट बनाना अपना खुद का कंटेंट तो ज़रूर बनाना है मुझे, ठीक है। आगे जाके भी काफ़ी कुछ करना है और लिंक्डइन पे रेगुलर होना है। ओके। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में रेगुलर नहीं हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत रेगुलर रहती हूँ, ठीक है। कभी कभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ही रेगुलर हो। हाँ, इंस्टाग्राम पे रेगुलर हूँ, यूट्यूब पे भी रेगुलर होना है। मतलब मैं अभी सिर्फ हफ्ते में एक ही कंटेंट पोस्ट कर पा रही हूँ, अपना लॉन्ग वीडियो, ठीक है। उसे 2 पे कन्वर्ट करना है, बट अभी काम के हिसाब से टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मैं फिर भी तैयार करती हूँ अपना बैकअप बनाने का। आगे देखते हैं, अभी तो मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ें। ओके, एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे। जो नए वीडियो एडिटर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अभी नए अभी आ रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? और उनको अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? उन्हें मतलब इंस्टाग्राम कैसे बिल्ड कर सकते हो अपना? इंस्टाग्राम कैसे बिल्ड कर सकते हो? और नए जो वीडियो एडिटर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते, वो रेगुलरली वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे। मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी मतलब सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ। मैं अपने क्लाइंट को भी अच्छे से डिलीवर कर देती हूँ, ठीक है। और वो अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे भी ध्यान देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा ना ध्यान दें वॉइस के हिसाब से, क्योंकि जब तक व्यूअर को आपकी आवाज़ ही ढंग से नहीं समझ आएगी, जब तक विजुअल में कुछ नहीं होगा, ठीक है। विजुअल पे भी ध्यान दे, बट सबसे ज़्यादा अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे, वॉइस की। वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी तो उसे ना पसंद आएगा एक ऑडियंस को कि हाँ इसकी आवाज़ अच्छी है। तो अपनी आवाज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान दे, साउंड के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के। बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटर हैं जो बहुत अच्छे हैं वीडियो एडिटिंग में, उनको लेकिन क्लाइंट नहीं मिलता। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे और कैसे उनको क्लाइंट मिल सकता है? मेरे हिसाब से जिन लोगों की स्किल अच्छी है, ठीक है, उन्हें सब कुछ आता है, बट उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसी एजेंसी के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो एजेंसी क्या करती है, आपको रेगुलरली काम देती है, लेकिन पैसे भी तो बहुत कम पे करती है। बट अच्छे एजेंसी के साथ जुड़ो ना, जो आपकी स्किल के हिसाब से आपको पे कर रही है, ठीक है। हाँ। आप मैनेजर एक हायर कर सकते हो जो आपके क्लाइंट ला रहा है, ठीक है। इन सब इनिशियल में मैनेजर हायर करना ये, बट इनिशियल में आपकी एडिटिंग भी तो नहीं अच्छी होगी, तो फिर पोर्टफोलियो को ठीक करो। इनिशियल में नहीं, मैं आगे की बात बता रही हूँ। जैसे आपके पास क्लाइंट नहीं आ पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा। नहीं मतलब मैनेजर हायर करना आप एक लेवल पे पहुंच के तब हायर कर सकते हो, एज ए एडिटर तो हायर नहीं कर सकते हो। क्यों करोगे आप एज ए एडिटर? तो फिर आप ना मैनेजर को कट दे सकते हो 50%। क्लाइंट अगर लाके वो दे रहा है तो, हाँ, क्लाइंट लाके आपको दे रहा है तो आप उसका 50% दे सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है यार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में। आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? बस अपने काम को लेके काफ़ी कंसिस्टेंट रहो, जो भी कर रहे हो, और अभी से पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी अपनी स्किल को डेवलप करना स्टार्ट कर दो जो आपके आगे लॉन्ग टर्म में हेल्प करे आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई अगले पॉडकास्ट में।